पांच के पंच में हेडलाइंस के बाद खबरों को तफसील से जानेंगे जिनका आपसे है सरोकार। सबसे पहली खबर की अगर हम बात करें तो सबसे पहली खबर पांच के पंच में हम शामिल कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से माइग्रेंट वोटर्स के हवाले से जुड़ी हुई खबर है। रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट्स विभाग द्वारा जम्मू के विभिन्न कैंप और नॉन कैंप क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित किए गए हैं, जिसके दौरान कश्मीरी पंडित पात्र मतदाताओं के वोटर्स के बीच नए EPIC वोटर ID कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक शिविर के दौरान बीजेपी महासचिव अशोक कौल ने मुट्ठी कैंप में राहत विभाग के अधिकारियों से अपना वोटर EPIC कार्ड प्राप्त किया। इस मतदाता EPIC कार्ड में कश्मीर का पता है और इन कार्डों को प्राप्त करने वाले सभी माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों को अपने मूल विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का अधिकार होगा। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए अशोक कौल ने कहा कि हर कश्मीरी पंडित को वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना होगा और ये EPIC कार्ड बनवाने होंगे। इस बार सारी अच्छी व्यवस्था हो गई है और कश्मीरी पंडितों को काफ़ी बड़ी संख्या में, मुझे लगता है करीब 1.5 लाख के करीब वोट बने हैं और जो कुछ वोट रह गए होंगे वो भी जैसे हमारी रिलीफ कमिश्नर साहब व्यवस्था कर रहे हैं उसके आधार पर मुझे लगता है कि 2 लाख के करीब वोट कश्मीरी पंडितों के और उनके एपिक कार्ड के साथ ये बनेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि हमको अपने कश्मीर के साथ जुड़ा रहना चाहिए और ये बहुत अच्छा हमारा एक जो हमारा वोट है ये हमारा कश्मीर में ही रहना चाहिए और वहीं से हम अपने वोट को करें और उससे हमारी पॉलिटिकल ताकत भी बढ़ेगी और हमारी पॉलिटिकल पहचान भी बढ़ेगी और हमको भी पॉलिटिकली लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। हमारी भी एक, जिसको हम कह सकते हैं, एक ताकत, एक वजन जो है ये कश्मीरी पंडित का भी बनेगा। हमने नोटिस में भी ये लिखा हुआ कि जो सितंबर 2022 जो स्पेशल असेंबली रिवीजन हुआ था, उन्होंने जो उस टाइम फॉर्म भरे थे उनके कार्ड जनरेट हो चुके थे, वही कार्ड हम लेके आए, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जिन्होंने अप्रैल में भरा था 23 में ये असेंबली रिवीजन में अपने फॉर्म्स भरे थे, उनके कार्ड्स भी 1 महीने के अंदर अंदर वो जनरेट हो रहे हैं। उनका भी वैसे ही बाकायदा कैंप लगेगा और वो भी अपने जो नियरेस्ट कैंप में जाके वो अपने कार्ड हासिल कर सकते हैं। जितने भी स्पेशल असेंबली रिवीजन कैंपेन्स होते हैं वो CO ऑफिस की हिदायत पे होते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले जो समय में भी 2-3 महीने के बाद में दोबारा एक कैंपेन होगा, तो उसके बाद भी अगर जो रह गए हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारा ऑफिस, हमारे ERO साहब जो है वो आपको फैसिलिटेट करेंगे और उस टाइम जो अपने कैंप का, उस मुहिम का, उस कैंपेन का फायदा उठाए। और पांच के पंच में दूसरी बड़ी खबर को शामिल कर लेते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था के हवाले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आपको बता दें कि ये आंकड़े राज्य की पुलिस के द्वारा जारी किए गए हैं। इस साल के शुरुआती 5 महीने में 38 मर्डर, 150 रेप के केस दर्ज किए गए हैं। अपहरण के 183 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं हत्या के प्रयास के 26 मामले दर्ज किए गए हैं। महिलाओं के प्रति क्रूरता के बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 5 महीने में ही 92 मामले दर्ज किए गए हैं और यौन शोषण के 196 मामले दर्ज हुए हैं। दंगे की धाराओं के तहत 130, चोरी के 309 और सेंधमारी के 216 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं डकैती का 1 मामला और रॉबरी के 5 मामले दर्ज हुए हैं। हिमाचल पुलिस की रिपोर्ट में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। तो 5 महीने की कानून व्यवस्था पर कहीं न कहीं इस रिपोर्ट के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रणबीर जुड़ रहे हैं। हालांकि इस पुलिस की रिपोर्ट के बाद लगातार सवाल भी उठ रहे हैं और इसके अलावा आपको बता दें कि हिमाचल पुलिस के जैसे आंकड़े आए हैं, राज्य में अपराधी बेकाबू हैं, उस आंकड़ों से ऐसा लग रहा है। लेकिन CM मीडिया सलाहकार है नरेश चौहान, उनका कहना है कि कानून व्यवस्था अभी बीजेपी के राज्य में खराब थी और अभी सही है। सुनिए नरेश चौहान ने क्या कुछ कहा। देखिए, विपक्ष के नेता को जिम्मेवार होना चाहिए और उनका भी अपना कार्यकाल 5 साल का। ये छोटी जो घटना यहाँ शिमला में हुई है उसमें सरकार, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, 2 यूनियन के बीच का एक झगड़ा है और इसको सुलझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ये इसको तुल ना दे। और ये एक इतनी बड़ी घटना नहीं है कि जिसको सीधा लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ा जाए। सवाल ये है, लॉ एंड ऑर्डर वो था जब पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी एग्ज़ाम कराओ वो सारे पर्चे लीक हो जाते थे और बिक जाते थे और धंधा होता था। वो एक बहुत सीरियस मैटर था।
जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ये हुआ और प्रदेश का नाम खराब हुआ, देवभूमि का नाम खराब हुआ, चाहे पुलिस भर्ती की बात थी और किस प्रकार जो है हमीरपुर के अंदर सिलेक्शन बोर्ड का एक पूरा अड्डा जो है पेपर बेचने का अड्डा बन चुका था। ये बड़े गंभीर मसले थे। लेकिन जो बात जयराम जी कर रहे हैं उसके सरकार ने कार्रवाई की है। चंबा की जो घटना है उस पर सरकार का पूरा है कि बहुत जितनी इसकी निंदा की जाए। नरेश चौहान की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। पुलिस रिपोर्ट पर उन्हें कुछ ज्यादा नहीं कहा, बल्कि पूर्व की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा जयराम ठाकुर के राज्य में अक्सर जब उनकी सरकार थी तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक होते रहे। तो सबसे संगीन और बड़ा मामला यह है तो राजनीति भी शुरू हो चुकी है अब कहीं न कहीं इस मामले पर भी। हमारे साथ संवाददाता रणवीर जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, जो पुलिस की तरफ से रिपोर्ट कानून व्यवस्था को लेकर 5 महीने को लेकर जारी हुआ है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, चूंकि राजनीति भी होने लगी है पूर्व की सरकार को और मौजूदा सरकार के कानून व्यवस्था की तुलना भी की जा रही है, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि पिछले के मुकाबले इस साल के 5 महीने की इस कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट सामने आई है वो क्या कहती है आपके नजदीक, आपके जरिए? जी हाँ, देखिए, जब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने 20 जून को मंडी से अपनी एक स्टेटमेंट जारी की थी तो उसमें सबसे पहले उन्होंने सवाल उठाए थे कि राज्य सरकार कांग्रेस सरकार के 6 महीनों में उन्होंने ये कहा था कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है और गुंडागर्दी हो रही है। गुंडागर्दी को उन्होंने यहाँ पर जो घटना हुई थी 2 टैक्सी यूनियन के बीच में जिस तरह से मारपीट हुई, फिर उसके बाद वो जो घटना है 2 पक्षों के बीच की जो मारपीट की जो घटना है वो फिर क्षेत्रवाद का उसने रूप ले लिया। फिर वो शिमला जिला बनाम सिरमौर जिला बनाम हो गया। तो जब ये तथ्य खंगाले गए, जो राज्य पुलिस की तरफ से जो एक डाटा रखा जाता है, जो अपराध जो हुआ होता है, जो मामले दर्ज हुए होते हैं, उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है। उसमें तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है कि पूर्व की सरकार के समय में क्या कुछ हुआ है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जयराम ठाकुर की सरकार के समय में जो है कानून व्यवस्था का हाल बहुत अच्छा था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो आंकड़े हैं पुलिस के वो यही बताते हैं कि स्थिति जो है बेहद चिंताजनक बनी हुई है। इस सरकार के शुरुआत के जो 5 महीने हैं, 1 जनवरी से 31 मई तक की ये रिपोर्ट है जो ये बताती है कि इन 151 दिनों के भीतर 38 हत्याएं हुई है। 38 हत्याओं के जो मामले हैं वो प्रदेश की अलग अलग थानों में दर्ज है और इन 38 में से 11 महिलाओं की जो है हत्या की गई है। इसके अलावा 150 जो रेप के मामले हैं वो प्रदेश के थानों में दर्ज है। और इसको यहाँ पर इस तरह से भी देखें, महिलाओं के प्रति अपराध को अगर हम देखें, जो राज्य पुलिस की तरफ से अलग अलग जो हेड्स में जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, जिसमें हत्या के प्रयास, हत्या के लिए उकसाने का प्रयास उसमें शामिल होता है, उसमें मोलेस्टेशन की घटना, उसमें क्रूएलिटी की घटना उसमें शामिल की गई है, चेन स्नैचिंग की भी एक घटना यहाँ पर हुई है। तो ऐसे इन 5 महीनों के भीतर 600 से ज्यादा FIR जो है अलग अलग थानों में प्रदेश में दर्ज हुई है। अगर हम SC/SC एक्ट के तहत भी देखें तो ये आंकड़ा जो है FIR का वो है वो 99 है। IPC की धारा के तहत अलग अलग मामलों में जो FIR दर्ज हुई है ये संख्या जो है 5000 से ज्यादा है। तो ये आंकड़े जो है चौंकाने वाले जरूर है। हाँ, अधिकतर जो केसेस हैं उनमें जांच चल रही है। आप जानती है सना कि कन्विक्शन रेट कितना है, वो बेहद कम है। तो जांच चल रही है। अब इनमें से कितनी चीजें साबित होती है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये आंकड़े जो है देवभूमि के लिहाज से सही नहीं है, डराने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, क्योंकि इसमें डकैती की घटना भी इसमें शामिल है। हालांकि दहेज को लेकर जो मामले अब ना के बराबर होते हैं उसमें भी एक मामला दर्ज हुआ है, उसमें कितनी सच्चाई है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो विस्तृत रिपोर्ट है, जो आंकड़े, जो क्राइम ट्रेंड्स हैं, जो हिमाचल पुलिस की तरफ से जारी किए जाते हैं, जो शुरुआती 5 साल है इस साल 2023 के, वो
काफी चौंकाने वाले यहाँ पर काफी चौंकाने वाले हैं और इसीलिए अब इस पर सियासत भी होने लगी है, लेकिन इसको तुलनात्मक अध्ययन के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। इसीलिए हमने रणवीर से जानने की कोशिश की कि ये आंकड़े आखिर कहते क्या हैं। अब सवाल ये उठता है कि पिछले के मुकाबले अगर पिछले साल की बात करें, एक 5 महीने के आंकड़े को अगर हम देखते हैं रणवीर, इस बार के 5 महीने के आंकड़े से कौन सा ऐसा मामला है जिसमें प्रतिशत वाइज जो वृद्धि हुई है, जिसमें अभी जो हम देख रहे हैं हत्या के मामले जो है 38 आए हैं, हत्या की कोशिश 26 केसों के जरिए की गई है, वहीं बलात्कार के 150 मामले, यौन शोषण 196, इसी तरीके से महिलाओं के खिलाफ हिंसा वायलेशन के 92 और दंगों की धाराओं में 130। क्या ये प्रतिशत वाइज भी पुलिस की तरफ से ये बताया गया है कि कौन से ऐसे मामले हैं इन तमाम में से जो प्रतिशत वाइज पिछले के मुकाबले ज्यादा है? क्या इस तुलनात्मक अध्ययन इस तरह से भी किया गया है या नहीं? देखिए, जो पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट जारी होती है सना, वो पूरे साल भर की होती है, तो थोड़ा हमें इंतजार करना होगा कि अगले जो 6 महीने हैं उसमें जो व्यवस्था जिस तरह की बात की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से, कानून व्यवस्था प्राथमिकताओं में शामिल है। जैसे नरेश चौहान ने भी कहा, जो मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर हैं, कि कानून व्यवस्था जो है प्राथमिकता राज्य सरकार की है। लेकिन यहाँ पर जहां तक तुलनात्मक अध्ययन की बात है, तो वो एक साल का डाटा जो है यहाँ पर दिया जाता है। जो हमने सरसरी तौर पर जो पिछले 5 सालों का जो रिकॉर्ड खंगाला है, जो आंकड़े हमने देखे हैं, वो भी कोई ऐसे ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है। वो भी लगातार उसमें बढ़ोतरी हमने देखा, खासकर महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये तो वो आंकड़े हैं सना जो पुलिस के पास, पुलिस थानों में वो दर्ज हो गए हैं। इनमें वो आंकड़े शामिल नहीं है जो कि पुलिस थानों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ये जो है काफी पुलिस की इसमें जो है अलग से राय है। अगर हम नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तो ये भी अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि ऐसा पहला मौका है हिमाचल में जब हिमाचल प्रदेश के पुलिस के मुखिया का पता नहीं है। हिमाचल प्रदेश के जो डीजीपी हैं वो 1 महीने की छुट्टी पर है और यहाँ पर किसी भी उनके अधीनस्थ अधिकारी को कोई चार्ज नहीं दिया गया है। एडीजी को चार्ज दिया जा सकता था या फिर जो सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होता है उसको जो है डीजीपी का चार्ज दिया जाता है। तो यहाँ पर इस पर भी नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि ऐसा पहला मौका है कि बिना हेड के पुलिस काम कर रही है। पुलिस का हेड हिमाचल में कोई नहीं है और ये जो व्यवस्था है, अब कौन आदेश जारी कर रहा है डीजीपी के तौर पर, कौन कानून व्यवस्था देख रहा है? हालांकि गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास ही है, लेकिन डीजीपी का जो कार्यभार है वो किसी को सौंपा नहीं गया है। तो कई तरह के सवाल है, कई तरह की बातें हैं और इसमें देखिए, ये इसमें मनोहर हत्याकांड शामिल नहीं है क्योंकि ये 5 महीने का डाटा है। ये जून महीने का मामला किस तरह से सामने आया है। जो दंगों की धाराओं में जो मामले दर्ज होते हैं उसमें देखिए क्या कुछ निकल कर आता है। हाँ, कानून व्यवस्था की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष पर भी यह सवाल उठता है कि जब धारा 144 वहां पर लगी थी चंबा में, तो वो अपने समर्थकों के साथ, अपने प्रदेशाध्यक्ष के साथ, अपने कुछ विधायकों के साथ वहां पर गए थे। तो कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर ये कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक साथ खड़े होने की जरूरत है, घेरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेहद गंभीर मसला है। राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी छींटाकशी जो है हर दल की तरफ से यहाँ पर होती है और हर मुद्दे पर होती है, अमूमन ये देखने को मिलता है। और जब राज्य के कानून व्यवस्था का सवाल हो तो उस पर तो और आक्रामकता दिखती है विपक्ष की तरफ से। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि जैसे कि जयराम ठाकुर की तरफ से कई बार इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए हैं, जैसे कि कहा अब रणवीर ने कि मुखिया प्रदेश के पुलिस के मुखिया पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदेश इस वक्त कानून व्यवस्था से बिल्कुल डगमगाया हुआ है क्योंकि मुखिया ही नहीं है, छुट्टी पर है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अब देखना होगा कि इस पर नरेश चौहान का बयान आ गया है, अब देखना ही होगा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस पर क्या कुछ कहते हैं। बहरहाल जो आंकड़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं क्योंकि ये वो आंकड़े हैं, जैसा कि रणवीर ने आपसे पहले कुछ देर पहले कहा कि ये वो आंकड़े हैं जो पुलिस रिकॉर्ड में हैं। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो पुलिस की दहलीज तक या पुलिस थाने तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कितनी ज्यादा मामले इस तरह के सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया रणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज्यादा तफसील के साथ जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ 5 का पंच में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। जब
Plus Grove viewers. पांच के पंच में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और माइग्रेंट्स का पंडितों के लिए बड़ी खबर है। आज रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट्स विभाग द्वारा जम्मू के विभिन्न कैंप और नॉन कैंप क्षेत्रों में विशेष शिविर का आयोजन किया, विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जिसके दौरान कश्मीरी पंडित पात्र मतदाताओं यानी वोटर्स के बीच नए एपिक वोटर आईडी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक शिविर के दौरान बीजेपी के महासचिव अशोक कौल ने मुट्ठी कैंप में राहत विभाग के अधिकारियों से अपना वोटर ईपीआईसी कार्ड प्राप्त किया। इस मतदाता ईपीआईसी कार्ड में कश्मीर का पता है और इन कार्डों को प्राप्त करने वाले सभी माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों को अपने मूल विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का अधिकार होगा। हमारे साथ हमारे साथी जुड़ रहे हैं, मनोज कौल, इनपुट एडिटर जम्मू कश्मीर, उनका सीधे तौर पर रुख कर लेते हैं। आज का दिन कश्मीरी पंडितों के लिए कितना बड़ा है और ईपीआईसी कार्ड दूसरे वोटर आईडी कार्ड से कितना अलग है, मुख्तलिफ है, बताइएगा मनोज का। देखें सना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, वोटर कार्ड जो माइग्रेंट्स को दिए जा रहे हैं, कई माइग्रेंट्स ऐसे हैं वोटर्स जिनके पास ऑलरेडी ये कार्ड्स हैं, लेकिन रिलीफ कमिश्नर ऑफिस जो है उन्होंने आज से 3 दिन पहले ये कैंपेन शुरू किया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ये जो कार्ड्स होते हैं, वोटर कार्ड्स, नॉर्मली क्या होता था कि जो कश्मीरी पंडित वोटर हैं उन्हें अपने कंसर्न जो हलके हैं, चुनाव हलके, वहां जाना पड़ता था या इलेक्टोरल ऑफिसेज में जाना पड़ता था वहां से ये कार्ड वो हासिल करने के लिए, जिसमें काफी दिक्कत आती थी। लेकिन ये जो कैंपेन शुरू किया गया है रिलीफ कमिश्नर ऑफिस की तरफ से, जैसे मैंने कहा कि 3 दिन पहले ये कैंपेन शुरू किया गया और ये लगभग 10-11 रोज तक जारी रहेगी और 30 तारीख तक ये जो कार्ड्स हैं वो अलग अलग जगहों पर स्पेशल कैंप्स लगाए जा रहे हैं। जो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 47 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं
कश्मीर वैली में तमाम के तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो वोटर्स हैं उन्हें ये कार्ड फराहम किए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं सना की जो वोटरों की जो तादाद है जो रिलीफ कमिश्नर ने हमारे साथ शेयर की है, उनका ये कहना है कि 1,38,000 से ज्यादा वोटर हैं कश्मीरी माइग्रेंट वोटर्स जो जिन्हें ये कार्ड फराहम किए जाने हैं। हालांकि उनमें से कुछ लोगों को कार्ड फराहम किए गए हैं। पहले फेज में 8,000 से ज्यादा कार्ड पिछले 3 दिन से बांटे जा रहे हैं, जिससे काफी एक रिलीफ मिला है जो कश्मीरी माइग्रेंट वोटर्स हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि पहले उन्हें भटकना पड़ता था, इलेक्टोरल ऑफिसेज में जाना पड़ता था, जहां उन्हें काफी दिक्कतों का सामना होता था। आज वो चाहे वो कैंप में रह रहे हूं चाहे वो कैंप से बाहर रह रहे हूं, जो डिजिग्नेटेड जगह हैं वहां पर ये कैंप खुसूसी कैंप लगाए जा रहे हैं जहां उन्हें कार्ड मिल रहे हैं। उससे ये ऐसा माना जा रहा है कि जो कश्मीरी पंडित वोटर किसी वजह से जब उसके पास ये पिक कार्ड नहीं होता था वो अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाता था, लेकिन अब जबकि उसको ये सुविधा दी गई है। हालांकि बहुत सारे इससे पहले हमने देखा कि समरी रिवीजन भी चलाया गया था मरहलेवार तरीके से कई इलाकों में, कई जिलों में हमने देखा था कि जो माइग्रेंट वोटर्स हैं जिनके नाम इंदराज नहीं थे, उन्होंने अपना नाम ऐड कराया वोटर लिस्ट में, और अब कहीं ना कहीं उसका फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठता है मनोज कौल की ये जो अभी कैंप लगाए गए हैं, शिविर लगाए गए हैं, ये मरहलेवार तरीके से आने वाले दिनों में कब तक जारी रहने वाले हैं? इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर से बाहर माइग्रेंट्स रहते हैं वो अपने कार्ड को कैसे हासिल कर पाएंगे? इस हवाले से कुछ सुविधा की पहले से ही कुछ प्रोसेस है इस हवाले से कुछ? जहाँ बिल्कुल सना, ये जो मरहले हैं ये आगे भी जारी रहेंगे। के सिद्धा से जब मेरी बात हुई थी 3 दिन पहले तो उनका ये कहना था कि जब ये जो कार्ड्स हैं लगातार जो ऑफिसर्स हैं रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के वो कंसर्न इलेक्टोरल ऑफिसर्स के पास जा रहे हैं और वहां से ये कार्ड कलेक्ट करके रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में जमा करते हैं और जिसके बाद ये शिविर लगातार जारी रहेंगे। मेरा ये उनसे सवाल था कि जो माइग्रेंट वोटर्स जो बाहर हैं, जो जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो उनके लिए किस तरह की सुविधा होगी? तो उसमें उन्होंने ये साफ कहा था कि वो कार्ड उनके भी रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में मंगाए जाएंगे और उसके बाद उसमें 2 तरीके हैं। एक ये तरीका है कि वहां चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो या बाकी जो जगह हों जहां ये कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, अगर उनकी कुछ संस्थाएं वहां हैं, अगर वो वॉलंटियर करती हैं कि उन्हें वो कार्ड हम हैंड ओवर करेंगे, उसके बाद वो कंसर्न वोटर्स तक पहुंचाए जाएंगे। अगर ऐसा मुमकिन होता है तो उनके हवाले किए जाएंगे। अन्यथा उनका ये भी कहना था कि वहां पर भी वो कोशिश करेंगे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या बाकी जो जगह है, हैदराबाद, वहां खुसूसी शिविर इस तरह के लगाए जाएंगे। उसमें एडवांस पब्लिसिटी की जाएगी, उन लोगों को बताया जाएगा थ्रू लोकल न्यूज़पेपर और बाकी माध्यम से, ताकि वो वहां पर आ जाए और अपने जो एपिक कार्ड्स हैं उनको हासिल करें। जी सर, बिल्कुल। चूंकि ये पूरा जो प्रोसेस चल रहा है, ये प्रक्रिया चल रही है, जाहिर सी बात है इसको इलेक्शन से जोड़कर नहीं देखना गलत होगा, क्योंकि जब ये EPIC वोटर ID कार्ड वितरित किए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है कि जो बातें की जा रही थी और विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि चुनाव विधानसभा के जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में कराया जाए, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि जो सीढ़ियां हैं वो एक के बाद एक ऊपर चढ़ी जा रही है। तो क्या ये माना जाए कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में अब उसका प्रोसेस भी अब शुरू हो चुका है, और प्रोसेस ना सिर्फ शुरू हुआ है बल्कि अब प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, और ये इम्कान लगाया जा सकता है क्या मनोज कौल कि जल्द से जल्द अब विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे? देखिए सर, विधानसभा चुनाव कब होंगे उसके बारे में ये कहा नहीं जा सकता कुछ भी वसूख से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उसका फैसला करना है। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरह की कवायद हमने देखी है, चाहे वो डिलिमिटेशन कमीशन हो, उसके बाद जो समरी इलेक्टोरल रोल्स का जो समरी रिवीजन हो गया, उसके बाद लगातार जो विपक्ष की तरफ से ये मांगे लगातार उठ रही हैं कि असेंबली चुनाव भी कराए जाएं, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि असेंबली चुनाव हो। हालांकि सरकार जो है, सरकार ने ये साफ कर दिया है कि असेंबली चुनाव वक्त पे होंगे और उसका फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना है। लेकिन जहां तक पंचायत और बाकी ULBs का चुनाव का ताल्लुक है सना, तो उसमें ये कहा जाता है कि वो अपने टाइम पे होंगे, यानी इस साल के आखिर में वो चुनाव कराए जाएंगे। तो उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल होगा जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट वोटर्स हैं, क्योंकि सना मैं आपको बता दूं कि अगर सिर्फ 32 साल हुए कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वैली से बाहर रह रहे हैं, लेकिन उनके जो वोट है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में ही है। अगर कोई अनंतनाग का रहने वाला है तो उसका वोट अनंतनाग में ही है, श्रीनगर की जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से उसका ताल्लुक है उसका वोट वहीं पर है। तो ऐसे में जब अब फिलहाल जिस तरह से कहा जाता है कि पंचायत और बल्दियाती चुनाव हो जाएंगे, तो उसमें भी एक अहम भूमिका रहेगी
जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि पहले काफी दिक्कत होती थी कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों को, कश्मीरी माइग्रेंटों को, ये सही होगा कहना, क्योंकि माइग्रेंट्स में कई सिख बरादरी के भी लोग हैं, कुछ मुसलमान भी हैं जो कश्मीर वैली में जिस तरह के हालात रहे उसके बाद वो माइग्रेट कर गए, तो उनका जो रोल है वो भी काफी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कश्मीरी जो माइग्रेंट्स हैं वो अब ये सोचने लगे हैं कि ये वोटर आईडी कार्ड उन्हें मिल गया है तो पॉलिटिकली वो मजबूत कम से कम होंगे इस तरह के प्रावधान से, जो आज के दिन को बड़े दिन के तौर पर समझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनोज कौल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल 5 के पंच में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते हैं न्यूज़ 18 जेके लिच के साथ जुड़कर तमाम सारी खबरें। नमस्कार।